तो यार फाइनली आफ्टर अ वीक ब्रेक मैं आ गया हूँ और वन पीस चैप्टर 1102 भी आ गया है। पिछले वीक मैं फारिग बैठा था तो इसलिए मैंने सोचा कि चैप्टर के साथ साथ एपिसोड पर भी बात की जाए। इसीलिए मैंने एपिसोड पर भी वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है। वेल अगर तुम बैक टू बैक एपिसोड पर भी रिव्यू करते हो तो तुम मेरी उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। वेल मैंने अब तक जितनी भी एपिसोड पर वीडियो बनाई है उनका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यार बिना किसी देरी के आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले चैप्टर में तुमने देखा था कि किस तरह बोनी अल्फा से बचकर सोर्बो किंगडम से अपनी जर्नी को स्टार्ट करती है। इस चैप्टर के आते आते उसने अपना एक पायरेट क्रू भी फॉर्म कर लिया है एंड इनका नेम है बोनी पायरेट्स। एंड अकॉर्डिंग टू मी इसमें शायद कुछ लोग उसके पास के होंगे जबकि दूसरे लोग इस जर्नी के चलते उसके क्रू का हिस्सा बने होंगे। क्रू से याद आया कि इस चैप्टर के कवर में तुम बोनी को कुछ वुल्फ्स के साथ लंच करता देख सकते हो, जो कि इस बात को इंडिकेट करता है कि बोनी ने अब तक एक क्रू या फिर कुछ दोस्त बना लिए हैं। चैप्टर का टाइटल है कुमास लाइफ, जो कि इसलिए पढ़ा होगा क्योंकि इस चैप्टर में हम कुमा की लाइफ पे उन मोमेंट्स को देखेंगे जहाँ से हमने वन पीस को स्टार्ट किया था। या फिर तुम ये भी कह सकते हो कि जो टाइम लाइन तुमने अब तक स्ट्राइड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी थी वही चीज़ तुम अब इस चैप्टर में कुमा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे। इस चैप्टर की एक अच्छी बात यह भी है कि इसमें हम ज़्यादा डीप नहीं गए बल्कि कुमा की बैक स्टोरी को थोड़ा थोड़ा करके इस चैप्टर में एंड किया गया है। एनीवे मूविंग टू द चैप्टर, बोनिया ढूंढ रही है कुमा को, इसलिए जब भी उसे उसकी न्यूज़ मिलती है तो वो उसे वहाँ ढूंढने जाती है। बट कुमा को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो बोनी से मिलना नहीं चाहता। शायद वो ये समझता है कि उसका बोनी से मिलने का सही टाइम नहीं आया, इसीलिए वो बोनी से मिले बगैर ही पहले गायब हो जाता है। एंड दूसरी तरफ बोनी पायरेट्स के भी मोटिव्स यहाँ थोड़े डिफरेंट होते हैं क्योंकि वो मरीज को तो पीटते ही हैं, इसके साथ साथ वो जो भी लूट मार करते हैं सिर्फ बुरे लोगों से ही करते हैं। दूसरी तरफ बोनी का ये ख्याल होता है अगर वो इसी तरह अपनी सर्च को जारी रखें तो वो नीका को भी ढूंढ सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग लूफी को, जिसने अब तक आर्लोंग को डिफीट कर दिया है। इसकी वजह से जो लूफी का बाउंटी पोस्टर आया होता है उस पर हम कुमा, एस, जिम्बे और यहाँ तक के स्मोकर का भी रिएक्शन देखते हैं। इनफैक्ट जिम्बे को तो यकीन ही नहीं आता कि एस के भाई ने आर्लोंग को डिफीट किया है। एंड यहाँ हम एक पैनल में ड्रैगन का भी सीन देखते हैं जो कि किसी काम से लॉकडाउन जा रहा होता है। एंड तुम्हें तो पता ही है कि इस टाइम पर लूफी भी आज जा रहा है। एंड देन फिर सीन आता है बोनी की तरफ एंड उसने अपने यहाँ फेस पर पियर्सिंग करवा ली है। उसने इसका रीज़न ये बताया कि उन रिसीव वाले मार्क्स के जाने के बाद उसके फेस पर यहाँ कुछ होना चाहिए ताकि कुमा उसे पहचान पाए। बोनी तुम्हें तो कुमा वैसे ही पहचान लेगा क्योंकि ये सब कुछ वो तुम्हारे लिए ही कर रहा है। देन फिर हम देखते हैं कुमा को जो कि वेगापंक के पास आया हुआ है और वो यहाँ उसे लूफी का बाउंटी पोस्टर दिखाता है। इसको देखकर वेगापंक को तो सबसे पहले यही पता लगता है कि ड्रैगन का कोई बेटा भी है। देन फिर हम देखते हैं थ्रिलर बार का सीन और यहाँ कुमा को ऑर्डर मिले होते हैं कि वो स्ट्रॉयड पायरेट्स को पकड़ कर लाए। और तुम्हें तो पता ही है कि यहाँ क्या क्या हुआ था, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। इसी के चलते हमें यहाँ थोड़ा बहुत नथिंग हैपन वाला भी सीन देखने को मिला है। एंड ओवरऑल इसका मतलब यही था कि कुमा ने यहाँ लूफी के क्रू को टेस्ट किया है एंड अभी सबसे से एक आइडिया हो गया कि लूफी का क्रू उसके लिए कितना लॉयल है। एक्चुअली कुमा यहाँ लूफी को इसलिए चेक कर रहा है क्योंकि वो लूफी को जो है वो मानता है। एनीवे देन फिर हम देखते हैं साबा ओडी का सीन। एंड तुम्हें तो पता ही है कि एस का चक्कर अब तक स्टार्ट हो जाता है, इसलिए नेवी जितने भी वॉरलॉर्ड्स हैं उन्हें नेवी एच क्यू पर बुला रही है। और दूसरी तरफ यहाँ कुमा की मॉडिफिकेशन की कंप्लीशन डेट भी करीब आ गई है और मॉडिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद वो अपनी सारी मेमोरीज को लॉस कर देगा। एंड इसीलिए वो बोनी को एक आखिरी बार देखने के लिए जाता है जो कि साबा ओडी के एक रेस्टोरेंट में खाना खा रही होती है। एंड साबाओडी में होने की वजह से उसे पता लगता है कि किसी ने एक सेलेस्टियल ड्रैगन को पंच कर दिया है, इसीलिए वो वहाँ फौरन ही टेलीपोर्ट करता है। देन फिर उसे विंडो से देखने पर पता लगता है कि ये बंदा तो लूफी ही है। फिर तो तुम्हें पता ही है कि उसके बाद किजारू यहाँ उन सब की बैंड बजाने के लिए आ जाता है। इसी वजह से उसे यहाँ रेली की हेल्प लेनी पड़ जाती है ताकि वो इन्हें बचा पाए। देन फिर वो उन सबको अलग अलग आइलैंड्स पर भेज देता है ताकि वो वहाँ अच्छी तरह से ट्रेन हो पाए। एंड थ्रिलर बार के बाद ये दूसरी बार तक कुमा ने गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को फॉलो ना किया हो। इस सब को देखते हुए सैटर्न वेगापंक को कमांड्स देता है कि वो कुमा में सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म इंस्टॉल करे। वेगापंक का ख्याल है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, जिस पर सैटर्न यहाँ उसे एक रीज़न देता है कि इस तरह से वो उसे अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे और ये चीज़ जितने भी पैसा फीस्टार्स है उनमें भी इंस्टॉल की जाएगी। इनफैक्ट प्रेजेंट टाइम में जो सेराफिम्स हैं उनमें भी ये चीज़ लगाई गई है, बट यहाँ सबसे पहले कुमा पर इस चीज़ का टेस्ट किया जाएगा। और आखिरी बात, यहाँ सैटर्न वेगापंक को कुमा की सारी मेमोरीज पूरी तरह से इरेज करने के भी ऑर्डर्स देता है। इसके बाद कुमा को यहाँ बुलाया जाता है। फिर वेगापंक कुमा से कहता है कि आज वो दिन है जब तुम्हारी मेमोरीज को इरेज किया जाएगा।
फिर वो अपना काम स्टार्ट करता है और कुमा से यहाँ क्या क्या करवाना है उसकी प्रोग्रामिंग करने लग जाता है। एंड कुमा उससे यहाँ रिक्वेस्ट करता है कि तुम इसमें स्टार्ट के पैरेट शिप को भी प्रोटेक्ट करने का टास्क ऐड कर दो, क्योंकि वो जब तक रियूनाइट नहीं होते मैं उनके पैरेट शिप की प्रोटेक्शन करना चाहता हूँ। वेगापंक उससे रीजन पूछता है तो वो उसे बताता है फिलहाल तो मैं उन्हें नहीं देख पाऊंगा, बट इस तरह कोई तो होगा जो अपने रिदम ऑफ लिबरेशन की हेल्प से लोगों के फेस पे स्माइल ला पाएगा, वही रिदम जो मैं बोनी को बताया करता था। इसके बाद कुमा यहाँ अपनी मेमोरीज का बबल बनाता है। देन फिर वेगापंक के पूछने पर वो उसे बताता है कि अगर इस बबल को कोई टच करेगा तो इसे मेमोरीज के इमोशन मिलने के बाद ये बबल फौरन से गायब हो जाएगा। और दूसरी तरफ यहाँ वेगापंक भी पूरी तरह से रेडी हो गया है और वो कुमा को यहाँ क्लियर करता है कि वो इसे यहाँ टच नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने सिस्टम की वजह से कुमा की कुछ खास मेमोरीज को देख सकता है। एंड कुमा यहाँ लेट जाता है। देन फिर वो सोचता है कि इसके बाद मेरे एक्शंस की वजह से कितने लोग हर्ट होंगे। इसी के साथ ये एक्सपेरिमेंट भी यहाँ स्टार्ट हो जाता है। और दूसरी तरफ वेगापंक को कुमा की कुछ मेमोरीज देखने को मिलती हैं। वो मेमोरीज जब कुमा अपने पेरेंट्स के साथ होता है और सब कुछ खत्म होने के बाद वो भाग रहा होता है, जब वो इवांकोव और जिनी से मिलता है और भाग रहा होता है, जब वो रेवोल्यूशनरी आर्मी ज्वाइन करता है और भाग रहा होता है। लाइफ के स्टार्ट से अब तक कुमा भाग ही रहा है और यही उसकी लाइफ की रियलिटी भी है। इस सबको देखकर वेगापंक यहाँ काफी इमोशनल हो जाता है और वो यहाँ बोलता है कि तुमने अपनी लाइफ में किसी भी बंदे को तंग नहीं किया, बट तुम्हारी डेथ बहुत से लोगों को हर्ट करने वाली है और तुम यकीन नहीं करोगे कि ये सीन कितना सैड है और वेगापंक यहाँ कितना इमोशनल हो गया है। इसी के साथ वो यहाँ लीवर खींच देता है और दूसरे लोग भी यहाँ उसे सलूट कर रहे होते हैं। एंड फाइनली अब कुमा की मेमोरीज और फ्लैशबैक जो उस बबल में स्टोर था एंड हो गया है और ये जो बबल है वो भी अब बाकी नहीं है। इसी के साथ हम दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ गए हैं और बोनी यहाँ कितनी इमोशनल होती है तुम यहाँ देख ही सकते हो। एंड हिज डॉटर इज द ओनली थिंग इन हिज हार्ट के साथ ये चैप्टर भी एंड हो जाता है। फाइनली अब हम दोबारा से एगर्ट पर आ गए हैं एंड इस आर्क का जो मिसिंग पार्ट है जो अब तक हमने नहीं देखा, शायद स्टोरी वहीं से कंटिन्यू हो। देखते हैं आगे क्या होता है और नेक्स्ट वीक ब्रेक भी है, इसीलिए दोबारा से हमें एक हफ्ता और इंतज़ार करना होगा। तो यार आज की वीडियो को बस यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो यार मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।